सांगा के बारे में बात की थी कि सांगा किस तरह युद्ध करता है अलग अलग, और उसके अलावा सांगा के शासनकाल में क्या। तो इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि सांगा जो था वो बहुत बड़ा वीर शासक था, और सांगा के बाद जो दिल्ली को कोई चैलेंज नहीं कर सका। सांगा ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के आसपास के 200 गांव जीत लिए थे और अपने कब्जे में कर लिए थे। ठीक है। उसके अलावा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि सांगा के दरबार में 7 राजा, कितने राजा हुआ करते थे? 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार हुआ करते थे। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार सांगा के जो साम्राज्य हुआ करता था उसके नीचे बैठते थे। जैसा पावरफुल था। तथा इसने खानवा के युद्ध में राजस्थान के सारे राजाओं को एकत्रित किया था और युद्ध किया था। और जो युद्ध हुआ बाबर और सांगा के बीच में, यह युद्ध जो थी, इसके बहुत सारे कारण थे हारने के। कि जो पहले युद्ध हुआ था बयाना का वो फरवरी को होता है, फिर उसके बाद सांगा ने जो अगला युद्ध किया वो खानवा का वो मार्च में होता है। तो बाबर को उस युद्ध की तैयारियों का भी समय मिल गया था 1 महीने का। अगर हाथों हाथ उसी समय अगर सांगा जो रहता है वो आक्रमण करता बाबर के ऊपर तो विजय की पूरी संभावना थी। और बाबर को बहुत टाइम दे दिया था 1 महीने का, इसलिए बहुत सारे कारण बताए हैं इतिहासकारों ने कि सांगा बहुत सारे कारणों से वो खानवा का युद्ध नहीं जीत पाए। उसके अलावा हम आगे बात करें तो उसी समय एक युद्ध हुआ था, उसमें सांगा का पुत्र था भोजराज, वो भी युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जो उसका एक और बेटा था उसकी भी मृत्यु हो जाती है कुछ ही समय बाद। और फिर जो अगला शासक बनता है मेवाड़ का वो बनता है विक्रमादित्य। और जो विक्रमादित्य था वो कर्मावती थी हाड़ी रानी बूंदी की उसका पुत्र था। और उसके 2 पुत्र थे, एक तो विक्रमादित्य था, 2 पुत्र थे हाड़ी रानी के। कितने? 2 पुत्र। और उसमें से एक तो था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, और जो दूसरा था उसका नाम था उदय सिंह। दोनों उम्र में छोटे थे। तो उनके बाद कौन नेतृत्व करे? तो जो कर्मावती थी, कर्मावती ही इनका नेतृत्व करती है और अगला शासक विक्रमादित्य को बना देती है। और विक्रमादित्य को बनाने के बाद जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो उसी समय सोचता है कि मेवाड़ साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा है? कर्मावती। और शासक कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य छोटा था उम्र में, ज्यादा उम्र नहीं थी तो इसको ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो इसकी माई नेतृत्व करती है। वहाँ का साम्राज्य जो रहता है शासक ये बन जाता है। उदय सिंह जो था वो छोटा था, तो कर्मावती ने कहा कि कुछ समय की बात है, फिर उदय सिंह थोड़ा समझदार हुआ, थोड़ा बड़ा होते ही अगला शासक उदय सिंह को बना देंगे। तो सैनिक सामंत ये सब सोचते हैं और उदय सिंह को बाद में शासक बनाते हैं। तभी जो बहादुर शाह था गुजरात का शासक, वो मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोचता है और अपनी सेना को लेके आता है। तो कर्मावती सोचती है कि इसको समझाया जाए कैसे न कैसे। तो कर्मावती बहादुर शाह को रणथंभौर का दुर्ग दे देती है कि साहब ये रणथंभौर का दुर्ग ले जाओ, आप मेवाड़ पर आक्रमण मत करो। तभी बहादुर शाह जो रहता है वो मान जाता है। और फिर उसके बाद वो रणथंभौर का दुर्ग लेके किला और वापिस चल जाता है वहां पर अधिकार करके। फिर उसके बाद बहादुर शाह ने अगले वर्ष वापिस सोचा कि वापिस वही कि चले वापिस आक्रमण करने, और पहले रणथंभौर मिला था, अब वापिस कोई ना कोई दुर्ग मिल ही जाएगा, ऐसे सोचता है बहादुर शाह, वापिस आक्रमण करता है। कहा जाता है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण तो कुंभा के द्वारा ही करवा दिया गया, तो बहुत सारे दुर्ग छोटे मोटे एक आध तो और मिल ही जाएगा, ऐसे सोचता है। फिर वापिस आक्रमण करता है बहादुर शाह, कहाँ पर? मेवाड़ पर। तभी जो कर्मावती रहती है वो एक योजना बनाती है, और वो योजना ये बनाती है कि जो उसके पुत्र है कौन, उसको सूचना मिल जाती है कि भाई गुजरात का जो शासक था उस समय वो बहादुर शाह था, और मालवा में भी उसका ही अधिकार था। तो उसके जो पुत्र थे विक्रमादित्य, उदय सिंह, इन दोनों को अपने पियर भेज देती है। ये कहाँ की थी? बूंदी की। ठीक है, बूंदी भेज देती है ये। अब बूंदी भेजने के बाद कर्मावती इन दोनों को वहां भेज देती है।
उसके बाद कर्मावती सोचती है कि अब तो एक ही है कि जब राजपूत शासक हुआ करते थे वो केसरिया करते थे, और जो कर्मावती इसके नेतृत्व में जो दूसरा द्वितीय शाखा किया जाता है उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे विस्तार से। तो कर्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो जाता है। कर्मावती जो है वो जौहर कर लेती है रानियों के साथ, और जो जो सबसे सीनियर आदमी जो रहता है किले का सेनापति उसको बताते हैं, और फिर उसके नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। और जो उसी समय बहादुर शाह था वो मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। मेवाड़ पर अधिकार करने के बाद इनके जो शासक थे राजकुमार, कुंवर विक्रमादित्य, कुंवर उदय सिंह, ये दोनों तो जीवित थे, कहाँ थे, अपने नाना के यहाँ थे बूंदी में। तो उसके पश्चात कुछ समय बाद निकला, और फिर जो बहादुर शाह था उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वापिस जो विक्रमादित्य ये सामंतों के साथ जाता है, और कुछ अपने बूंदी के शासकों के साथ जाकर और वापिस मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। पुनः अधिकार करने के बाद कुछ समय निकला, और कहा जाता है कि जो कुंवर पृथ्वीराज थे सांगा के भाई, उनका एक दासी पुत्र था बनवीर, और विक्रमादित्य जो था वो छोटा था। तो सामंतों ने उससे कहा कि बनवीर क्यों न हो, ये मेवाड़ साम्राज्य इसका राजा तो कौन, विक्रमादित्य, पर इसका जो संरक्षक बने, संरक्षक कौन बनेगा, तो संरक्षक बना देते हैं बनवीर को। किसको बना देते हैं, बनवीर। बनवीर संरक्षक बन जाता है। कर्मावती भी विक्रमादित्य की क्या बनती है, पहले संरक्षिका, ठीक है, ये बन जाती है अपनी माँ। उसके बाद संरक्षक बनकर बनवीर, अब बनवीर के पास पावर आ गई साहब मेवाड़ में। बनवीर सोचता है कि क्यों ना हो मैं विक्रमादित्य को ही मारकर और उदय सिंह को मारकर यहाँ का परमानेंट स्थायी रूप से मेवाड़ साम्राज्य का राजा बन जाऊं। ऐसा सोचता है कौन, दासी पुत्र बनवीर। अब वो कुंवर पृथ्वीराज थे, उनका दासी थी, उसका जो पुत्र हुआ वो था बनवीर। ठीक है, बनवीर ऐसे सोचता है। बनवीर के लोग तभी उसी समय बनवीर जो रहता है वो विक्रमादित्य को मार देता है, और फिर उसके बाद सोचता है कि अब उदय सिंह कहाँ है। तभी इसकी सूचना विक्रमादित्य को मारते ही बनवीर बिल्कुल गुस्से में और उदय सिंह के महलों की तरफ जाती है। तभी जो इसका उदय सिंह का पालन पोषण करने वाली जो दाई माँ होती है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं आया, पन्नाधाई, पन्नाधाई सोचती है, उसको रोकती है बनवीर को। तभी पन्नाधाई को पास दासियां जाती है और कहती है कि ये जो बनवीर है ये पागल हो गया है, विक्रमादित्य को तो मार दिया और उदय सिंह को मारने और आ रहा है। तभी उसी समय जो पन्नाधाई रहती है वो उसके एक पुत्र था, उसका नाम था चंदन, ठीक है। तो बन एक उसी समय उदय सिंह जो थे वो सो रहे थे, और उनको उठाकर और उनके स्थान पर किसको सुला देती है, अपने पुत्र था पन्नाधाई का चंदन, उसको वहां सुलाकर, और जो उदय सिंह है उनको वहां से निकाल कर और दूसरे कक्ष में, दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती है उनको वहां पर। और फिर जैसे आता है कौन, बनवीर, बनवीर पूछता है कि कहाँ है उदय सिंह। तो पन्नाधाई जो रहती है दाई माँ, वो कहती है कि मत मार इसको, क्यों मार रहा है, ऐसे समझाती है, पर फिर भी वो नहीं मानता। और जो उसका पुत्र था कौन, चंदन, उसको बिल्कुल ढक रखा था, और उसी समय वार कर देता है कौन, बनवीर, और उसकी मृत्यु हो जाती है। चंदन वीर गति को प्राप्त होता है। तभी जो पन्नाधाई रहती है, ऐसा बलिदान राजस्थान की महिलाओं, एक माँ ने दिया कि अपने पुत्र को हटाकर और अपने देश के लिए इतना प्रेम कि देश का जो कुंवर राजकुमार उदय सिंह था उसके लिए ऐसा बड़ा बलिदान दिया। उस समय देश अपना राजा ही हुआ करता था, और अपने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया माँ पन्नाधाई ने। और फिर उसके बाद जो उदय सिंह था, चंदन की मृत्यु हो जाती है। चंदन की मृत्यु के पश्चात जो उदय सिंह है, उदय सिंह को अब सोचा कि क्या किया जाए। तो उदय सिंह को लेकर जो माँ पन्नाधाई थी उसकी, वो लेकर और कहाँ पे जाती है, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में जाती है साहब। अब कुंभलगढ़ में जाते हैं, और कुंभलगढ़ में जाते हैं, वहां का किलेदार था आशा देवपुरा। कौन था, आशा देवपुरा। आशा देवपुरा रहता है, उसके पास जाती है साहब रातों रात कौन, पन्नाधाई।
ये जाती है किसके पास, कुंभलगढ़ के दरवाजे। तभी जो आशा देवपुरा रहता है ये मना कर देता है साहब कि ये उदय सिंह है और विक्रमादित्य को तो उसने मार दिया है, किसने, बनवीर ने, और ऐसी ऐसी पूरी घटना का वर्णन सुनाती है विस्तार से। फिर उसके बाद जो रहे ये आशा देवपुरा है ये कह देता है कि मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूंगा क्योंकि बनवीर मुझे भी मार सकता है। उस टाइम पे राजा तो कौन था, बनवीर। बनवीर खतरनाक था। तो ये मना कर देता है। तभी इसकी माँ आती है, किसकी माँ, आशा देवपुरा की, और कहा कि सांगा जी के अपने बहुत बड़े बड़े उपकार है और आज उसी का पुत्र दरवाजे के बाहर खड़ा है अंदर आने के लिए और तुम मना कर रहा है, ये कैसी अपने देश से गद्दारी करना हो गया हो, ऐसे समझाती है। क्योंकि जो राणा सांगा था वही यहाँ का किलेदार आशा देवपुरा को सौंप कर गए थे। तो ऐसे उसकी माँ समझाती आशा देवपुरा को, और ऐसे समझाने के बाद जो पन्नाधाई से उदय सिंह को ले लेते और उनका, उदय सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग में पालन पोषण किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ समय निकला और फिर आशा देवपुरा ने बुलाया। आशा देवपुरा ने जो उसी समय सामंत हुआ करते थे उनको बुलाते हुए कहा कि अपन ने बात की थी कि मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, उनमें से 16 ठिकानों के प्रमुख ठिकानेदार आए और उनसे कहा कि साहब आप किसके नीचे बैठे हो, कि बनवीर के नीचे, बनवीर ही राजा है, अब क्या करें, उनको तो मार दिया, किसको, उदय सिंह को और विक्रमादित्य को, तो अब क्या करें। तभी जो आशा देवपुरा रहता है, पन्नाधाय रहती है, वो उनको बताती है कि ये महाराज जी अपने राजा का ही बालक है, कि कौन, को उदय सिंह, राणा सांगा का ही पुत्र है उदय सिंह, ऐसे समझाती है। तभी जो वो रहते हैं सामंत, वो कैसे विश्वास करे, क्योंकि उदय सिंह तो अधिकतर अपने नाना के घर रहा करता था बूंदी। तभी कहा कि एक काम करें, क्योंकि गलत भी हो सकता है, उस समय फ्रॉड भी बहुत चलता था। तो समझाया उनको कि भाई यही है उदय सिंह, यही है, ऐसे ऐसे घटना हुई। तभी जो सामंत थे उन्होंने बूंदी के जो इनके मामा नाना थे, किनके, उदय सिंह को, उनको बुलाते हैं, बूंदी वाले जाते हैं, देखते हैं कि हाँ साहब ये हमारा उदय सिंह ही है, ऐसा कहते हैं। सामंत विश्वास कर लेते हैं और सामंत विश्वास करने के बाद कहा कि जो कुंभलगढ़ है वहीं उदय सिंह जी का राज तिलक किया जाता है। 15 वर्ष की आयु थी उस समय उदय सिंह जी की। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जिस समय जो उदय सिंह थे उनके शासनकाल में जैसे उनको राजा बनाया गया, मात्र 15 वर्ष की आयु थी, और जो थे सामंतों के साथ इनका राज तिलक किया जाता है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े बड़ा समय और सामंत जो थे इनको राजा मान लेते कि राजा का बेटा है, साहब सांगा जी का बेटा है, कौन, उदय सिंह, और उदय सिंह शासक बन जाता है। तो इस तरह की घटना मेवाड़ में होती है कि कैसे पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर और उदय चंदन का और उदय सिंह की जान बचाई और कुंभलगढ़ में जो था आशा देवपुरा को सौंप कर गई। और फिर अगला सामंतों ने शासक बनाया उदय सिंह को। तो ये सब घटना होती है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं विस्तार से। ठीक है। तो जो सांगा था उसका एक पुत्र था भोजराज। वो, उसकी मृत्यु के पश्चात जो शासक था राणा रतन सिंह बनते, 1528 से 31 तक शासक बनते। ये राणा सांगा का पुत्र था, ठीक है। और फिर उसके बाद राणा रतन सिंह के शासन काल में सांगा की एक पत्नी कर्मावती, जिसे अपन कर्णावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने में बाबर को एक पत्र लिखा था साहब। जो कर्मावती, जिसे अपन बोलते हैं कर्णावती, वो पत्र लिखती है उसी समय इसका शासन काल रहता है। ये सोचती है कि मेरा पुत्र बने। ये कहाँ की थी, अपन ने अभी बात की थी, ये बूंदी की थी, ठीक है, हाड़ी रानी थी ये। अगर बाबर रतन सिंह को हटाकर उसके पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने में मदद करेगा तो उसे रणथंभौर का किला उपहार में दे दिया जाएगा। परंतु ऐसा होने से पूर्व ही 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। जो बाबर था उसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। बाबर को पत्र लिखती है, कौन, कर्मावती, कर्णावती की, ये जो था रतन सिंह, इसको हटाकर अगर मेरा पुत्र विक्रमादित्य यहाँ का शासक बन जाए तो मैं रणथंभौर का दुर्ग जो है उसको उपहार में दे दूंगी। ये अलग माँ का पुत्र था रतन सिंह, और विक्रमादित्य कौन था, वो कर्मावती का पुत्र था, ठीक है। फिर उसके बाद राणा रतन सिंह की 1531 में अहेरिया उत्सव के दौरान शिकार खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, तो राणा रतन सिंह की इसी समय मृत्यु हो जाती है अहेरिया उत्सव में
इनकी मृत्यु हो जाती है शिकार खेलते हुए। फिर उसके बाद जो अगला शासक आता है वो रहता है विक्रमादित्य। किसका पुत्र था ये पुत्र था कर्मावती का। राणा विक्रमादित्य, इसका शासन काल रहता है 1531 से 1536 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। यह कर्मावती से उत्पन्न राणा संगा का पुत्र था। ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य के शासन काल में गुजरात के शासक बहादुर शाह 1533-34 ईस्वी में 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया था। जो बहादुर शाह है वो मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं किसके लिए कि सब कोई समझदार कोई दमदार शासक नहीं है। मेवाड़ मेवाड़ उस समय बहुत अच्छा था, ऊर्जावान था। उसके अलावा बहादुर शाह ने सोचा कि मेवाड़ आर्थिक रूप से भी अब कमजोर हो गया, युद्ध ग्रसित हो गया, तो क्यों न अपन उन पर आक्रमण करे। छोटा बच्चा है विक्रमादित्य, उसको तो ऐसे ही हरा देंगे। और उनकी सुरक्षा कौन करती है तो उनकी माँ करती है कर्मावती। ठीक है। उसके बाद 2 बार आक्रमण करता है बहादुर शाह 1533-34 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम आगे बात करूँ तो बहादुर शाह ने 1533 में मेवाड़ पर पहला आक्रमण किया था। इस दौरान कर्मावती जो रहती है उसने बहादुर शाह से समझौता करके उसे रणथंबोर देकर वापस लौटा दिया था। कर्मावती ने समझौता कर लिया दोनों के बीच में कि जो ये रणथंबोर दुर्ग है आप इसे ले लो और वापिस चले जाओ। बहादुर शाह जो था वो वापिस चल जाता है गुजरात। फिर उसके बाद बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया था। इस दौरान कर्मावती ने चित्तौड़ को बचाने के लिए अपने एक राजपूत पदम शाह के साथ मुगल शासक हुमायूं के पास राखी भेजकर उससे सहायता मांगी थी। इस समय हुमायूं सारंगपुर कहाँ पे पड़ता है एमपी मध्य प्रदेश में रुका हुआ था। कौन रुकता है हुमायूं जो था उसको राखी भेजती है कर्णावती और कहती है कि जो है आप बहादुर शाह का आक्रमण हो रहा है मेवाड़ पे इसलिए आप आइए। तभी हुमायूं जो रहता है वो नहीं आ पाता है क्योंकि ये कहाँ पे था सारंगपुर मध्य प्रदेश एमपी। यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी किसका शासन हुआ करता था मालवा जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में आता है। तो उसका ही शासन काल हुआ करता था बहादुर शाह का। तो उसने सोचा कि बहादुर शाह तो गया मेवाड़ अपने पीछे से आके मध्य प्रदेश पर आक्रमण कर देते। कौन सोचता है ऐसे हुमायूं। फिर उसके बाद ऐसे राखी भेजी। ठीक है। हुमायूं ने कर्मावती की सहायता न कर कर राजपूतों से मित्रता का अवसर खो दिया था। जो हुमायूं है उसने राखी एक्सेप्ट नहीं की तो राजपूतों से जो मित्रता है उसका अवसर खो देता है। कौन खो देता है हुमायूं। हुमायूं से समय पर सहायता न मिलने के कारण कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों राजा विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह को उनके ननिहाल बूंदी में भेजकर चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व भाग सिंह देवलिया को सौंप दिया था साहब। कि इनके जो पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को बूंदी भेज देती है कर्मावती अपने ननिहाल में। और जो सबसे सीनियर आदमी था जिसके बोले वो कौन था बाघ सिंह देवलिया का जागीरदार था ये। तो उसके नेतृत्व में कहा कि साहब अपने को युद्ध तो लड़ना पड़ेगा बहादुर शाह के लिए बहादुर शाह से। इसलिए किले का आपका समय आ गया। बाघ सिंह देवलिया से कहती है कर्मावती क्योंकि आपने खानवा के युद्ध में सांगाजी का भी साथ दिया था तो वापिस देश के लिए मर मिटने के लिए जो आपका समय आ गया। बाघ सिंह देवलिया कहता है कि बिल्कुल महारानी जी हम युद्ध लड़ेंगे ऐसे कहता है। कौन बाघ सिंह देवलिया। फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो बाघ सिंह और बहादुर शाह के मध्य 1534 में चित्तौड़ के निकट बीका पहाड़ी जो है वहां युद्ध हुआ था साहब। बहादुर शाह 1534 ईस्वी में युद्ध होता है कहाँ पर बीका पहाड़ी पर जिसमें बाघ सिंह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। जो सबसे सीनियर आदमी था अपन ने बात की थी सेनापति जो था बाघ सिंह देवलिया वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है बहादुर शाह से लड़ते हुए। तथा इसी समय 13,000 महिलाओं के नेतृत्व में कर्मावती ने जौहर कर लिया था साहब। और जिसे चित्तौड़ का इतिहास में द्वितीय सेकंड जौहर और शाखा कहा जाता है। बाघ सिंह देवलिया के नेतृत्व में केसरिया होता है। कर्मावती के नेतृत्व में जो होता है जौहर। और अपन ने इससे पहले पद्मावती पढ़ी उसमें भी पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी को। और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जो रहता है
वो जौहर होता है, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, शाखा। उसी समय ये जो द्वितीय शाखा हुआ है ये किस किस के नेतृत्व में होता है, तो बाघ सिंह के नेतृत्व में तो होता है बाघ सिंह, और कर्मावती दोनों के नेतृत्व में ये होता है, और दोनों को मिलाकर शाखा बोलते हैं। बाघ सिंह के नेतृत्व में जो होता है वो केसरिया होता है, और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है। ठीक है, तो सेकंड शाखा 13,000 महिलाओं के नेतृत्व में कर्मावती ने जौहर किया था इसी समय। और उसके अलावा हम आगे बात करें तो इसी समय विक्रमादित्य की एक पत्नी जवाहर बाई ने भी कर्मावती के साथ जौहर किया था। जो विक्रमादित्य था, कौन, कर्मावती का पुत्र, उसकी एक पत्नी थी, क्या नाम था उसका, जवाहर बाई, उसने भी इन 13,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था। उसके अलावा रानी कर्मावती को इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और कर्मावती बूंदी के एक जागीरदार नर्बदहाड़ा की पुत्री थी। कौन, विक्रमादित्य का जो नाना था उसका नाम था नर्बदहाड़ा, उनकी पुत्री थी कौन, हाड़ी रानी। बूंदी में हाड़ा चौहान हुआ करते थे, तो उनकी जो पुत्री हुई वो कौन, हाड़ी रानी हुई। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि हुमायूं के आगमन की सूचना पाकर बहादुर शाह चित्तौड़ को छोड़कर गुजरात की ओर चला गया था। इस प्रकार विक्रमादित्य ने बूंदी से आकर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। कौन करता है पुनः अधिकार, विक्रमादित्य। ये कहाँ थे, अपने ननिहाल, अपने नाना मामा के यहाँ बूंदी में रहते थे। कौन, विक्रमादित्य, उदय सिंह। वापिस ये लोग आते हैं और बहादुर शाह के जाने के पश्चात आक्रमण करके और चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। कौन, विक्रमादित्य। फिर इसके बाद हम आगे बात करें तो विक्रमादित्य की 1536 में बणवीर द्वारा हत्या कर दी गई। कौन था बणवीर, दासीपुत्र कुंवर पृथ्वीराज था, उससे उत्पन्न दासीपुत्र जो था वो था बनवीर। इसको शासक कौन बनता है, विक्रमादित्य। सामंत कहते हैं कि साहब विक्रमादित्य उम्र में छोटे हैं और इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभाल पाएंगे, इसलिए बनवीर तू थोड़ा समझदार इंसान है, तो क्यों ना हो तू इसको संरक्षण कर। कौन, बनवीर। और फिर उसको, उसकी हत्या कर देते हैं। कौन, बणवीर रहता है वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो है बणवीर। उसका शासनकाल 1536 से 37, एक वर्ष तक। बणवीर को इतिहास में दासीपुत्र के नाम से जाना जाता है। वह सांगा के बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज, जिसे अपन बोलते हैं उड़ना पृथ्वीराज, की एक दासी पुत्र पुत्र लदे से उत्पन्न हुआ था। ये कौन, दासी पुत्र था पृथ्वीराज का, अपन ने अभी बात की थी। कौन, बणवीर। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बणवीर सांगा के छोटे पुत्र कौन था, उदय सिंह को भी मारना चाहता था, परंतु कुंवर उदय सिंह की दाई मां पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर कुंवर उदय सिंह को बचा लिया था। पन्नाधाई जो रहती है अपने पुत्र को उस कक्ष में सुला देती है जहां पर उदय सिंह सोते हैं, और उसी समय उदय सिंह को दूसरे कक्ष में भेजा जाता है, वहां पर सुला दिया जाता है, और फिर जो चंदन है उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन, तो बनवीर द्वारा उसको मृत्यु दी जाती है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। कीरत वारिन दंपति ने कुंवर उदय सिंह को 15 वर्ष चित्तौड़ से निकालकर, 15 वर्ष की आयु से चित्तौड़ से निकालकर कुंभलगढ़ पहुंचाया, जहां कुंभलगढ़ के किलेदार कौन था, आशा देवपुरा ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में शरण दी, तथा इसी समय 1537 में उदय सिंह का कुंभलगढ़ किले में ही राज्याभिषेक कर दिया गया है। 1537 में जो कुंवर उदय सिंह थे, विक्रमादित्य के छोटे भाई कर्मावती का बेटा, उसका राज्याभिषेक किया जाता है। 1537 ईस्वी में उसको राजा घोषित कर देते हैं सामंतों और सेनाओं में, क्योंकि उनको बाद में पता चला कि अपने जो राजा जी है सांगा, उनका पुत्र उदय सिंह अभी जीवित है, तो अपन बनवीर के नीचे क्यों बैठते हैं, ये तभी शासक बना देते हैं। उदय सिंह का राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करें, पन्नाधाई ने मेवाड़ के भावी शासक को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि देकर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, त्याग का उदाहरण दिया है। तो पन्नाधाई रहती है
उसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और त्याग का उदाहरण दिया था। किसने दिया था? ये पन्नाधाय ने। क्योंकि हर माँ एक ऐसी नहीं रहती है, तो इतिहास में पन्नाधाय का आज भी नाम लिया जाता है। उसके अलावा पन्नाधाय के नाम से कई योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई। तो पन्नाधाय एक ऐसी माँ है जिसने अपने राष्ट्र प्रेम किया और राष्ट्रभक्ति और त्याग का उदाहरण देकर एक दुनिया में ऐसी मिसाल पेश की कि आने वाली पीढ़ियां भी इसको हमेशा सदैव याद रखेगी। उसके बाद जो पन्नाधाय थी, वो पंडोली गांव कहाँ पे पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में। गुर्जर जाति की एक महिला थी। कौन थी ये? पन्नाधाय। चित्तौड़गढ़ में एक पंडोली गांव पड़ता है, वहां की महिला थी, गुर्जर जाति की थी पन्नाधाय। उसके अलावा हम आगे बात करें तो इस तरह मेवाड़ का इतिहास रहता है। और जो अगला शासक जो आएगा उदय सिंह, उसकी हम अगली क्लास में बात करते हैं कि कैसे उदय सिंह का शासन काल रहता है और फिर किस तरह उदय सिंह मेवाड़ में एक सफल शासक बनते हैं। उसके बारे में कैसे उदयपुर की स्थापना करते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से अगली क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद।